नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स के अंदर हम लोग युवाओं के लिए काफी सारी नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। इतिहास की काफी सारी ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो कि इतिहास में हम लोगों से छुपाई गई हैं। तो इसी के अंदर इसी क्रम में हम लोगों ने एक नया हमारा सेशन शुरू किए हैं, जिसके अंदर हम काफी सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लेंगे जो लोग देश में कुछ अलग कर रहे हैं, अनूठा कर रहे हैं। इसी क्रम के अंदर आज हम लोगों के साथ हमारे मेहमान हैं इंडिया फैक्ट्स के फॉर्मर एडिटर नितिन श्रीधर जी। नितिन श्रीधर जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु नितिन श्रीधर जी पहले एक सिविल इंजीनियर थे। उसके बाद उन्हें लगा कि देश के लिए उन्हें बहुत जरूरत है और देश के लिए काम करना चाहिए, तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के बाद काफी सारे आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, कल्चर के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, देश के ऊपर। उसके बाद वो इंडिया फैक्ट्स के काफी दिनों तक एडिटर रहे। आपने देखा होगा इंडिया फैक्ट्स जो साइट है बहुत ही फेमस है। उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल इन्होंने खुद भी लिखे हैं और बहुत सारे लोगों को भी इन्होंने मौका दिया है उसके अंदर लिखने का। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी उसके अंदर फैक्चुअल पब्लिश की हैं जो पहले कभी कहीं नहीं हुई थी। तो इंडिया फैक्ट्स में काम करने के बाद ये इन्होंने अभी अद्वैता एकेडमी ज्वाइन की है और अभी अद्वैता एकेडमी के क्यूरेटर भी हैं, चीफ क्यूरेटर। तो आइए, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं नितिन श्रीधर जी के पास। और नितिन जी, आपका स्वागत है हम लोगों के साथ हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मैं आपसे पूछना चाहूंगा नितिन जी, तो जनरली ये इनफॉर्मल टॉक की तरह ही रहेगा, जिससे कि हम यूथ को उनकी भाषा में समझा सकें कि आज क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो पहला प्रश्न है, जैसा कि आज हम देख रहे हैं देश में काफी सारे इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स ही अधिकतर धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका भी सफर कैसे शुरू हुआ? आप मतलब सिविल इंजीनियर थे, वहां से इंजीनियरिंग की चीज छोड़कर एकदम से सोशल साइंसेज में, फिर कल्चर में, रिलीजन में, और फिर ये धार्मिक जर्नलिज्म में इसे कहूंगा, इसके अंदर आप कैसे आए, बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद शुभम जी, मुझे आज यहाँ इनवाइट किया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं 5 साल कंस्ट्रक्शन फील्ड में था। मैं एसआर में था, उसके बाद बीएल कश्यप बोल के कंपनी उसमें था। सो 2015 में मैंने ये शिफ्ट किया, सिविल फील्ड परमानेंटली छोड़ दिया और मैंने एक तरीके से ऑनलाइन जर्नलिज्म में शिफ्ट किया। मैं न्यूज़ग्राम में था 6 महीना 2015 से 2016 एंड उसके बाद इंडिया फैक्ट्स ज्वाइन किया था। एंड अभी दो महीना पहले, 2-3 महीना पहले तक भी इंडिया फैक्ट्स में था एंड अभी मैं फुल टाइम अद्वैत एकेडमी में आया हूँ। बेसिकली क्या है कि मैं हमेशा से लिखता था। लिखना एक ऐसी चीज है जो मुझे नेचुरली आया है, छोटे से आया है। ये ऐसा चीज नहीं है जिसको मैंने ट्रेनिंग लेके सीखा हो या कई कोर्स करके सीखा हो, ऐसा नहीं है। जो मैं हमेशा से लिखता था एंड मुझे हमेशा से लिखना पसंद है। तो जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था उस टाइम भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली थी पायोनियर न्यूज़पेपर वगैरह में कॉलम्स दे कंट्रीब्यूट करने का। और विजयवाणी.com बोल के का अच्छा वेबसाइट है संध्या जैन जी का, तो उसमें भी मैंने लिखा था। तो मुझे हमेशा लिखना खुशी देती थी, स्पेशली हमारे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हमारे पॉलिटिक्स के बारे में, जो बर्निंग इश्यूज है उसके बारे में लिखने में, स्पेशली सोशल इश्यूज वगैरह। अब जब मैं अपना पढ़ाई खत्म करके कंस्ट्रक्शन में चला गया, अभी वो फील्ड बहुत चैलेंजिंग है ऑब्वियसली, सारा एवरी फील्ड इज चैलेंजिंग इन इट्स ओन वे। तो मुझे वहां पे टाइम नहीं मिलती थी लिखने के लिए। जो मैं एक तरीके से, जब मैं पढ़ाई के टाइम पे 1 महीने में 1 लिखता था आर्टिकल, तो मैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करने के बाद 5 साल तक मैंने कुछ 4-5 गिने चुने चीजों के अलावा कुछ लिख नहीं पाया। तो एक पर्सनल लेवल पे मुझे एक अंदर से एक वॉइडनेस फील थी कि मैं जो चीज कर सकता हूँ, जो चीज मेरा पर्पस है, इन द सेंस आई एम गुड एट इट, कि वो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो धर्म के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। एंड मेरे लिए मेरा धर्म के लिए कंट्रीब्यूट करने का तरीका है, मेरा जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो लिखना। एंड वो लिखने से मैं जो कर पाता हूँ, वो करने से मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, एक यूजफुल तरीके से जी रहा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये कंस्ट्रक्शन में था तो ये चीज नहीं थी। तो मैं काफी समय तक मैं सोचता रहा कि क्या करूं, इस कंस्ट्रक्शन फील्ड से कैसे दूसरा जगह जाऊं जहाँ पे मैं अपना जो पसंद का चीज है वो कर सकता हूँ, जो धर्म के लिए जो करना है, करने की इच्छा है, वो कैसे सेटिस्फाई हो, इस तरीके से कि मुझे
जो जो अर्थ का जो जरूरत रहती है, मेरे फैमिली का जो जरूरत है, जो रहने रहने के लिए जो जरूरत है, वो भी मैनेज हो जाए, और जो अपने पसंद का जो धर्म के लिए करना है वो भी करे। तो एक भाई भगवान की देवी का अनुग्रह है कि मुझे 2015 में ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मिला और मैंने शिफ्ट किया। एंड मैंने आज अभी लास्ट कई सालों में मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा स्टोरी है कि जैसे आपने बोला, ये इंजीनियरिंग करके या मेडिकल करके अब उन्होंने इधर पूरा शिफ्ट ही कर दिया है लाइन, या वो उस फील्ड में रह के भी इस बारे में लिखते हैं। मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त है, डॉक्टर पिंगली गोपाल बोल के, वो वारंगल से है। वो पीडियाट्रिक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर होने के साथ साथ वो बहुत लिखते हैं, स्पेशली वो बुक रिव्यूज लिखने में बहुत माहिर है। ही इज अ प्रोफेशनल बुक रिव्यूअर, एंड वो हमारे कई सारे इंडियन सिविलाइजेशन, हिंदू सनातन धर्म, इंडियन फिलोसफी, पॉलिटिक्स, ये सारे विषय पे वो पढ़ के इस बुक्स को रिव्यू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एंड मुझे लगता है इसका एक कारण ये है कि एटलीस्ट साउथ इंडिया में ये चीज बहुत हो गया है कि एक अभी लास्ट कुछ डिकेड्स में ऐसा हो गया कि जो साइंस स्ट्रीम है, साइंस और कॉमर्स, और साइंस स्पेशली जो इंजीनियरिंग वगैरह, वो सब लोग वही में जाना की कोशिश करते हैं। तो सब लोग उसी में जाना चाहते हैं, आर्ट्स वगैरह स्ट्रीम को ध्यान नहीं दे रहे। एंड जो टॉपर्स है, जो अच्छे पढ़ाई करते हैं, वो लोग कोई भी आर्ट्स में नहीं जाते, हिस्ट्री फिलोसफी वगैरह किसी में जाते ही नहीं है। तो उनको जस्ट घर में भी यही बताया जाता है कि साइंस पढ़ो, इंजीनियर बनो, अच्छे से पैसा कमाओ, अच्छे से रहो, बाकी नॉर्थ सब इंडिया में देखो। भी बस यही है। हाँ, तो जब हालत ये हुआ है कि जो कहीं भी नहीं, वो काफी कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कहीं और नहीं जा पाते, वो आर्ट्स लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि सब लोग जो लेते हैं ऐसा है, लेकिन काफी कुछ लोग ऐसा है। तो आर्ट्स फील्ड में क्या हुआ है, वहां पे पूरा लेफ्टिस्ट हेजिमोनी है, प्रोफेसर से लेके करिकुलम तक वहां पे है। तो वो आर्ट्स में पढ़ के जो आगे बढ़ते हैं, वो जो बुक्स लिखते हैं, जो पेपर्स लिखते हैं, वो सब वही लेफ्टिस्ट वाला ही रहता है। लेकिन हम जैसे लोग जो मेन स्ट्रीम या साइंस वगैरह स्ट्रीम में जाते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट से हम हिस्ट्री हो, फिलोसफी हो, उसको डिस्कवर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको रियलिटी डिस्कवर करते हैं, हम उसके बारे में लिखना चालू करते हैं। तो हमारा पर्सपेक्टिव ये मेन स्ट्रीम लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट रहता है। तो ये चीज ऐसा हो गया है कि जो ज्यादातर जो आर्ट स्ट्रीम में जाके प्रोफेशनली ये कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा एंटी हिंदू और पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, और जो बाहर से आए हुए मेरे जैसा, वो लोग प्रो हिंदू ज्यादा लिखते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा आगे का प्रश्न है कि क्योंकि काफी सालों से ऐसा होता आ रहा था और बहुत ज्यादा एंटी हिंदू भी ठीक है, एंटी इंडिया भी लिखने लगे हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा सुनने में आया है कि लेफ्ट विंग, और ऐसा भी माना जाता है कि लेफ्ट विंग का एक पूरा इकोसिस्टम था जो बहुत सालों से चल रहा था यूनिवर्सिटीज पर, मीडिया पर, जिसको मेन स्ट्रीम इन लोगों ने बना दिया। आई डोंट नो व्हाट इज मेन स्ट्रीम एंड व्हाट इज नॉट, बट इन लोगों का ऐसा माना जाता है कि इनका इस पे कब्जा है और ये किसी और को एंटर नहीं होने देते। तो जब आपने इंडिया फैक्ट्स, न्यूज़ग्राम, अद्वैता इनमें काम करना शुरू किया, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए कि इंटेलेक्चुअल, मतलब हमारे लोगों को इंटेलेक्चुअल नहीं माना जा रहा, या उनकी बुक्स को उनको बोला जाता है आपको तो आप तो पढ़े लिखे नहीं है, तो ये क्या दिक्कतें आई इस तरह की? से मैं एक मेन चीज वही है, एक दो चार चीजें हैं। वो एक चीज है कि जो नॉन लेफ्ट वॉइसेस है, उसके लिए, उस वॉइसेस को एक्सप्रेस करने के लिए एवेन्यूज बहुत कम है। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, जो आईएएस की पढ़ाई करते हैं वो बच्चे लोग, वो हिंदू पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक वीकली पढ़ते हैं, और ये सब चीजें न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, फ्रंटलाइन वगैरह पढ़ते हैं। वो इंडिया फैक्ट्स पढ़ते नहीं है, स्वराज्य नहीं पढ़ते, पढ़ते भी होंगे तो भी उसको वो कोट नहीं कर सकते, उसको वो साइट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो ना? तो ये जो मेन स्ट्रीम है, हेजिमोनी है, लेफ्टिस्ट साइड है, वो बहुत आज भी बहुत स्ट्रांग है। हम लोग सोशल मीडिया के वजह से अल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसा इंडिया फैक्ट्स है, स्वराज्य है, इंडिया टुडे, हम बात एटलीस्ट रख पा रहे हैं, जो अभी
10-15 साल पहले भी नहीं रख पा रहे थे, एटलीस्ट अभी बात रख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी एकेडमिक लेवल में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। जैसे हिस्ट्री वगैरह में मैंने सुना है, पढ़ा है कि कैसे, जैसे अभी अरुण शौरी जी का एमिनेंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया वाला बुक थी, तो इस सब में आप पढ़ोगे कैसे देयर इज ए लेफ्टिस्ट हेजेमनी ऑन नैरेटिव, एंड हमारे जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स है वो सब कंप्लीटली बायस्ड नैरेटिव है। तो एंड मैं एज ए ऑथर मैं अपना एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ कि ये एयरपोर्ट्स वगैरह में जो बड़े बड़े बुक स्टॉल्स है, मेरा कुछ बुक स्टोर्स मेरा बुक रखने के लिए एक्सेप्ट किया। कुछ बुक स्टोर्स ऐसा थे कि नाम सुन के वो जस्ट एक एग्जामिन भी नहीं करना चाहते थे। एक होता है यूजुअली द फॉर्मेट इज की पब्लिशर बुक्स भेजते हैं ये बुक स्टोर्स को, वो उसको रिव्यू करते हैं, रिव्यू करके एंड देन दे टेक ए डिसीजन कि हम इस बुक को पब्लिश करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी इंसिडेंसेस हुआ है मेरे बुक के साथ कि जो मेंस्ट्रुएशन वाला बुक है उसकी बात कर रहा हूँ, कि ये जो बुक स्टोर्स वाले हैं वो उन्होंने नाम सुन के मेरे पब्लिशर बार बार अप्रोच करने के बाद भी वो देखने से भी मना कर दिया, रखना छोड़िए देखने से भी। एंड वही बुक स्टोर्स वगैरह, आप बड़े बड़े बुक स्टोर से मैं नाम नहीं लूंगा, जो आप एयरपोर्ट वगैरह में देखोगे, तो वहां पे ये रोमिला थापर का बुक्स हो, वेंडी डॉनिजर का बुक्स हो, आशा सट्टर का बुक्स हो, ये सारे बुक्स बहुत मिलते हैं। एंड अमर्त्य सेन का बुक्स, शशि थरूर का बुक्स, ये सब बहुत फोकस्ड फ्रंट में रखे रहते हैं। लोग खरीदे नहीं खरीदे वो अलग बात है, लेकिन वो प्रमोट हो रहा है। एंड And they सिमिलरली are पब्लिशिंग the हाउसेस, people who actually talks about freedom of expression कि सबको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, और वो ही एक दूसरी तरफ के बोलने के अधिकार को दबा रहे हैं। हाँ। एंड ये पब्लिशिंग फील्ड में भी ये चीज होता है कि देर इज ए काइंड ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट टू नॉन लेफ्ट बुक्स, नॉन लेफ्ट वॉइसेस, कि उनको स्पेस नहीं देना। वो स्पेस स्पेशली कंट्रोवर्शियल इश्यूज रहती है या उनका पोजीशंस के अगेंस्ट रहती है तो वो नहीं देंगे, दे डोंट गिव स्पेस टू वॉइसेस व्हिच डू नॉट एग्री विद देम। एक चीज ऐसा और कम कि राजीव मल्होत्रा जी के साथ इन लोगों ने बोला था, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, तो कि आप तो इंजीनियर हो, आप हिस्टोरियन नहीं हो, तो आपको क्या राइट बनता है हिस्ट्री के ऊपर लिखने का। मतलब ये भी कई बार लगाते होंगे कि आप लेजिटिमेट ही नहीं हो, मतलब भले ही आपने कितना ही रिसर्च किया हो वो सब किनारे कर देते हैं सिर्फ एक डिग्री के कारण। तो ऐसा भी होता है। ये बहुत होता है। एंड यही एक कारण है जो अभी मैं अपने काम के साथ साथ अपने ऑफिस का काम, ये अद्वैत एकेडमी का काम हो, अपना पर्सनल राइटिंग वगैरह हो, उसके साथ साथ मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इग्नो से फिलोसफी में, और आगे चल के पीएचडी करने का भी प्लान है, क्योंकि डिग्री होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बोलोगे उसको वो लोग एकदम से खारिज कर देंगे, ये लेमैन बोल रहा है। दूसरा क्या होता है, ये जो नैरेटिव सेट होती है वो नैरेटिव एकेडमिक लेवल पे सेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी 20-30 साल पहले एक एकेडमिक थी जिसने ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की टाइप फ्रेजेस को यूज किया था अपने पेपर्स में। वो तो हम लोग पढ़े भी नहीं, सुने भी नहीं, लेकिन वही फ्रेजेस अभी रिसेंटली, अभी लास्ट ईयर चीजें कुछ हुआ था ना, जो ट्विटर वगैरह पे वो सब जो फ्रेजेस आए, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की वगैरह, आई थिंक सम इशू हुआ था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद, वो नैरेटिव एकेडमिया से पॉपुलर मीडिया में विद इन अ स्पैन ऑफ सम 20-30 इयर्स आया है। तो हम बाहर रह के हम हजारों बुक्स लिखते रहेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट उस लेवल तक नहीं होगा जब तक हम एकेडमी में घुस के एकेडमिक पेपर्स, एकेडमिक इसमें नहीं करें। वो करना जरूरी है, कैसे भी करके करना जरूरी है। इवन 1% हम कर पाए, क्योंकि वहां पे भी एक तरीके से एकेडमिया में भी देयर इज ए लेफ्ट, देयर इज ए हेजीमोनी ऑफ ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू। इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है, लेकिन हम थोड़ा भी अगर उसको एंटर करके उसको इम्पैक्ट कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, देन इट विल हेल्प अ लॉट। So it's not enough to write books or write works from outside the academia. That is needed. बहुत जरूरी है। जैसे अभी राजीव मल्होत्रा जी जैसे बुक्स लिखते हैं वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे विश्व अडलूरी वगैरह है जो एकेडमी में रह के काम कर रहे हैं, या बाल गंगाधर जैसे लोग, वो भी बहुत मायने हैं।
जी। तो एक और चीज है कि सबरीमाला वाला केस एक बहुत फेमस हुआ था, और सबरीमाला के अंदर उन लोगों ने कहा था कि वुमेन को क्यों नहीं एंटर होने दिया जाता, वो तो इक्वालिटी की बात बना दी थी। इसके ऊपर आपकी सबसे फेमस बुक है मेंस्ट्रुएशन अक्रॉस कल्चर्स। तो उस बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो क्या है, और क्या किस चीज ने आपको मोटिवेट किया वो लिखने के लिए। हाँ, ये बुक मेरा अभी तक का सबसे एक प्रिय बुक है बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी है। मैंने 3 साल इस बुक पे काम किया था, काफी बट मोर फेमस। इम्पोर्टेंटली हाँ, काफी इसको बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत अच्छा रिव्यूज मिला। एक इंटरनेशनल जर्नल ने भी इसका रिव्यू किया था, एंड इंडिया में भी काफी कुछ डॉक्टर विवेक देबरॉय जैसे लोगों ने इसका रिव्यू किया मेनस्ट्रीम न्यूज़पेपर में। तो इसको काफी कुछ अच्छा रिव्यूज मिले हैं, काफी कुछ इवन एकेडमिया में, जर्नलिज्म में, सब जगह में ऐसे मुझे अच्छा सुनने को ही मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस बुक का पर्पस ये है कि इट्स एक सेमी एकेडमिक बुक, पूरी तरीके से एकेडमिक बुक नहीं है लेकिन पूरी तरीके से पॉपुलर बुक भी नहीं है। एक सेमी एकेडमिक अप्रोच लिया है जिसमें बहुत एग्जॉस्टिव है, रिसर्च ओरिएंटेड है, बट ऑल्सो एंड ऑल्सो साइटेबल, साइट वर्ती। इसको कोई भी कोट कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं, फ्यूचर आज नहीं, इवन 50 साल बाद भी इट विल बी रेलेवेंट, इवन 100 years बाद भी रेलेवेंट रहेगा। बट एट द सेम टाइम लैंग्वेज यूज्ड इज वेरी सिंपल एंड इट इज डाउन टू अर्थ। एनीबडी कैन रीड इट, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। पर्पस इसको लिखने का ये था कि ये जब 2014-15 में शबरीमला का इशू वापस बहुत ज्यादा हुआ था मीडिया वगैरह में, एक नैरेटिव ये था कि वही जो टेम्पल में, मंदिर में कुछ जो स्त्रियों का अलो नहीं करते 10 से 50 साल के बीच की, वो जो है विमेन के अगेंस्ट थी, इनइक्वालिटी है, ये सब चीजें नैरेटिव थी। इसको ये नैरेटिव गलत थी क्योंकि वो वहां का एक्चुअल टेम्पल प्रैक्टिस को बिना समझे बता रहे थे। वहां पर टेम्पल का जो देवता है अयप्पा स्वामी जी, वो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी का एक रूल्स रेगुलेशंस होती है। वो जो रिप्रोडक्टिव एज की जो स्त्री है उनका उनका संपर्क से दूर रहना चाहिए हर टाइप से। वो एक उस धर्म है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का स्वधर्म है। इस चक्कर में उस टेम्पल के लिए वो प्रथा बनाया गया। वही अयप्पा स्वामी जी का अलग अलग दूसरा रूप का वही टेम्पल्स है केरला में, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, वहां पे कोई भी जा सकते हैं, वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं। लेकिन जब ये नैरेटिव बन रहा था, एक तो हो गया ये जो टेम्पल की इश्यू के बारे में, लेकिन उस इश्यू के साथ साथ एक अंडरलाइंग नैरेटिव था जो ये था कि वो टेम्पल में नहीं जाने का रीजन ये है कि मेंस्ट्रुएशन, जो महामारी बोलते हैं हिंदी में, जो जो रजस्वला है, वो है। और हिंदू धर्म में मेंस्ट्रुएशन को या ये जो स्त्री को नीचा देखते हैं क्योंकि वो मेंस्ट्रुएट करती है, बिकॉज ऐसा स्त्री एक को नैरेटिव। महामारी होती है। ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था, एंड इसी मेंस्ट्रुएशन के चक्कर में ही टेम्पल में अंदर नहीं घुसने दे रहे। तो ना सिर्फ टेम्पल की प्रथा बल्कि पूरा का पूरा सनातन धर्म स्त्री के अगेंस्ट है, वो स्त्री को नीचा देखती, ये एक नैरेटिव था। और ये नैरेटिव कोई भी काउंटर नहीं कर रहा था। आप हमारे तरफ से जो बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने शबरीमला का इश्यू पे बहुत लिखा है, टेम्पल के इश्यू पे बहुत लिखा था, करेक्ट नॉलेज दिया था, मैंने भी लिखा था। लेकिन ये जो दूसरा इश्यू है, जो रजस्वला का इश्यू है, उसके बारे में नहीं लिखा था। तब मुझे क्या लगा, इस बारे में कोई लिख नहीं रहा है तो सच क्या है। मेरा एक्चुअली इस इश्यू पे स्टडी करने का रीजन सबसे पहले तो कुछ डिफेंड करने के लिए नहीं था, सच क्या है जानने का रीजन था। मैं रिसर्च करना चालू किया कि हमारे धर्मशास्त्र में क्या बोलते हैं, हमारे वेद में क्या बोलते हैं, हमारे स्मृतियों में क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, योगा तंत्र में क्या बोलते हैं, और ज्योतिष में क्या बोलते हैं। ऐसे अलग अलग हमारे दर्शन जो है, दर्शन और शास्त्र परंपरा क्या बोलते हैं। तो मैंने ये 2015 में ये रिसर्च चालू किया, और करीब 6-7 महीने में मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे रिसर्च किया। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो हिंदू प्रैक्टिस है, जो एक रजस्वला स्त्री को बोलते हैं कि उसको जैसे
वो 3 दिन जो है उसको घर का काम नहीं करना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, नीचे कुशाग्रस्त पे बैठना चाहिए। ऐसे जो अलग-अलग रीजन है, उस सबके पीछे 3-4 अलग-अलग रीजन्स है। एक तो धर्मशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीजन है, उसको अशौच कंडीशन बोलते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन हेल्थ का भी रीजन ये है कि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ये है कि वो उस समय पूजा पाठ करेगी या उस समय घर का काम करेगी या दौड़ भाग करेगी या स्पोर्ट्स खेलेगी, ये सब से उसका हेल्थ बहुत इफेक्ट होता है। जो बॉडी में त्रिदोष होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस हो जाता है, हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ये सब जब मैं पढ़ा मुझे समझ में आया कि जो हिंदू धर्म में लिखा है वो ऐसे ही कुछ एवे लिख दिया नहीं, वो सुपरस्टिशन नहीं है जैसे आजकल बनाते हैं। उसका पीछे ठोस रीजनिंग है, आधार है। वो एक आध्यात्मिक आधार भी है, धार्मिक आधार भी है और आरोग्य हेल्थ के आधार भी है। सब कुछ मिला जुला करके ये किया। दूसरा मैंने ये रियलाइज किया, जो ये टर्म संस्कृत में जिसको आशौच बोलते हैं, अशुचि, हिंदी में भी अशुचि यूज होता है ना, इसको इंग्लिश में ये लोग इम्प्योरिटी बोल के ट्रांसलेट करके इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे कि हिंदू धर्म जो है स्त्रियों को नीचा देखती है। वो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये इम्प्योरिटी टर्म जो है वो इंग्लिश टर्म है। वो इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर जो है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म और इस्लाम ऐसे अब्राहमिक रिलीजन में बेस्ड है। क्रिश्चियनिटी में क्या है, ये मेंस्ट्रुएशन को उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, एडम एंड ईव गार्डन ऑफ ईडन में थे, ईव ने बोल के एडम को एप्पल खा लिया तो फॉरबिडन एप्पल थी, उसको खा लिया तो उन्होंने फर्स्ट सिन, ओरिजिनल सिन किया, जिससे उनको उस गार्डन ऑफ ईडन से हटा दिया और देयर वाज ए फॉल ऑफ मैन। तो वो ओरिजिनल सिन के लिए ईव को पनिशमेंट दिया कि एज ए पनिशमेंट फॉर ईव सारे स्त्री एवरी मंथ उस पनिशमेंट की सजा भुगतेंगे थ्रू मेंस्ट्रुएशन। तो हर महीना जब वो मेंस्ट्रुएट होती है, वो उस सिन है जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ सिन है, उसमें भाग लेते हैं। वो एक मॉरल डिग्रेडेशन, एक मॉरलिटी का जजमेंट है। तो ये क्रिश्चियनिटी में है, उसको इम्प्योरिटी बुलाते हैं और स्त्री को नीचा देखते हैं, एक मॉरल जजमेंट करते हैं। लेकिन हमारे आशौच का मतलब ये कुछ नहीं है, यहाँ पे मॉरलिटी का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पाप चीज भी उस टाइप से है नहीं। यहाँ पे बेसिकली वो इतना ही बोल रहे हैं, देखो स्त्री उस मोमेंट, उस 3 दिन में रजस्रवा कंडीशन, रजो कंडीशन में रहते, जहाँ पे उसका राजसिक एनर्जी उसका बॉडी में उस समय हाइटेंड कंडीशन ज्यादा रहते हैं, उसको वो निकलती है। जब ब्लड निकलता है, ब्लड के साथ वो राजसिक एनर्जी भी निकलता है बॉडी में, और प्राणमय कोश में पंच प्राण इम्बैलेंस में रहता है क्योंकि अपाना वायु ज्यादा रहता है, और माइंड में वो रजोगुण ज्यादा रहता है। इसलिए बहुत सारे लड़कियों को इरिटेशन होता है, कुछ लोगों को पेन होता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा जो फीलिंग्स होता है ये इसको रजोगुण का काम है। ये सब चीज की वजह से वो उसका जो कंडीशन है राजसिक कंडीशन, इस वजह से उसको बोला गया रेस्ट लो। इस वजह से उसको बोला गया कि वो आशौच है। उसका उस आशौच बोले तो, शौच बोले तो उसका एक पूजा पाठ करने के लिए एक शौच की जरूरत है, जहाँ पे आपका मन वगैरह सब कुछ सात्विक भाव में हो। इन लेकिन ये लोगों ने राजसिक भाव में, बना दिया। हाँ, आशौच को ये इम्प्योरिटी करके क्रिश्चियन मीनिंग दे दिया, यहाँ पे वो मीनिंग है नहीं। तो ये सब जब मैंने डिस्कवर किया, मैंने आर्टिकल्स लिखा, हिंदू व्यूज ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोल के इंडिया फैक्ट्स में 6 आर्टिकल थे। उसके बाद वितस्ता बोल के पब्लिशिंग हाउस है दिल्ली में, रेणुकाल वर्मा जी उसको चलाती है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया बोल के कि तुम इस बारे में एक पुस्तक लिखो, इसको बढ़ा के और पुस्तक लिखो। तब मैंने पुस्तक लिखने में और 2-2.5 साल लग गया मुझे। और मैंने अपने पुस्तक में ना सिर्फ हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं रजस्वला के बारे में लिखा है, बल्कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में और इस्लामिक रिलीजन में, क्रिश्चियन रिलीजन में, जुडाइस्टिक रिलीजन में, और पुराने सिविलाइजेशंस जो थे ग्रीक, रोम, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, और अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज है जो पूरा वर्ल्ड में, वो सब में क्या प्रथा है, क्या मान्यता है, सब लिखा है। और सबको मैं हिंदू धर्म से कंपेयर भी किया है, क्या कॉमन एलिमेंट्स है, कौन क्या डिफरेंसेस है,
So ये पूरा एक some 300 plus pages, 1 lakh words plus book है, बहुत बड़ा रिसर्च है। इवन 1 चैप्टर उठा के पढ़ोगे तो भी आपको वो बहुत फायदा होगा किसी को भी। Yes, I've seen that book and that is very detailed और बहुत ही अच्छे से उसमें आपने समझाया है। मैं सभी व्यूअर्स से अपील करूंगा कि आप लोगों को एक बार ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक के बारे में काफी सारे लेक्चर्स भी नितिन जी के यूट्यूब पर हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो इसके बाद नितिन जी, अगला प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे इंडिया फैक्ट्स में आपने काम किया, उस समय काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह भी आते थे, आप एडिट भी करते थे, साथ में खुद भी लिखते थे, साथ में आपने एक शायद रिपोर्ट्स भी हिंदू ह्यूमन राइट्स पर पब्लिश करी थी। तो ये जर्नी कैसी रही इंडिया फैक्ट्स की? और अभी अद्वैता एकेडमी में आप हैं, तो ये अद्वैता एकेडमी क्या है, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, वो इंडिया फैक्ट्स और अद्वैत एकेडमी दोनों, इट हैज बीन फाउंडेड बाय श्री हरिकिरण वाडलामानी जी, जो सिंगापुर और हैदराबाद में बीच में मूव करते रहते हैं। ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड फिलांथ्रोपिस्ट। उन्होंने धर्म के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स चालू किया। इवन इंडिक टुडे भी उन्हीं का, इंडिक एकेडमी, इंडिक टुडे वगैरह सब उन्हीं का इनिशिएटिव्स है। सो 2016 में मैंने ज्वाइन किया था इंडिया फैक्ट्स। आई थिंक 2013-14 में चालू हुआ था, तो मैंने ज्वाइन किया था 2016 में एज ए एडिटर। एंड मेरा सबसे पहला काम था कि हमारे धर्म के रिलेटेड, हमारे सनातन धर्म के पर्सपेक्टिव से, नॉट सिर्फ रिलीजियस इश्यूज हो, सोशल इश्यूज हो, ये सिविलाइजेशन एंड पॉलिटिकल इश्यूज हो, जो हमारे सिविलाइजेशन पे जो अटैक्स हो रहे हैं उसके बारे में, ये सबके बारे में लोगों तक सत्य पहुंचाना। सो हमारा जो टैगलाइन है, ट्रुथ बी टोल्ड, इंडिया फैक्ट्स ट्रुथ बी टोल्ड। सो ट्रुथ और सत्य हमारा सबसे मेन था। सो इसीलिए एंड दूसरा ये था कि मुझे एज ए एडिटर मैं कोशिश किया कि नए नए लोगों को प्लेटफॉर्म दे, जो नए नए लिखते हैं, जिनको और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और इवन इफ उनका लिखने का, क्योंकि नए नए में हम सब लोग एक एज ए ऑथर भी जर्नी करते हैं ना। मैं 10 साल पहले जैसा लिखता था आज वैसा नहीं लिखता, काफी इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसे नए लोगों को एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस जरूरत है। तो मैंने कोशिश किया अपने तरफ पर उनको गाइड करो, मेंटर करो। कई बार ऐसे एडिटिंग हुआ है कि वो जो लिखा है उसको पूरा चेंज करना पड़ा है मुझे, एंड वो चेंज करके भी मैंने काफी घंटा बिताया है वो पूरा चेंज करने में। उससे उनको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो इस दृष्टि से मैंने काफी नए ऑथर्स को लेके आया। आपका भी मैंने पब्लिश किया था, हम तो वहीं पे मिले थे। एंड तो वहां पे बेसिकली फोकस ये था कि हिंदू सिविलाइजेशन पे जो अटैक्स हो रही है अलग अलग लेवल पे, एक एकेडमिया में है, एक पॉलिटिकली हो रहा है, सोशली हो रहा है, तो उस सब चीज को फोकस करे। तो हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स लेके आए। एक तो हिंदू ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है, तो वो लेके आए। उसके अलावा मैंने ये कैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स मनी को कर्नाटक में क्रिश्चियन चर्चेस और कम्युनिटी हॉल्स बिल्ड करने के लिए टैक्स पेयर्स मनी को दे रहे, इस पे एक रिपोर्ट बनाया था। ऐसे बहुत सारे चीजें हमने लेके आए। और सबसे अच्छी और बात मेरे, आप हाँ, लोगों ने इंडिया फैक्ट्स के अंदर, मतलब जनरली ऐसा माना जाता है कि जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं या नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के हैं, वो लोग कभी लॉजिकल चीजें नहीं लिखते, वो रेफरेंसेस नहीं देते, सोर्स नहीं देते, वो रेटोरिक बोलते हैं। लेकिन इंडिया फैक्ट्स के अंदर आप लोग देखेंगे जो कुछ भी लिखा है वो मतलब फैक्ट्स के साथ है, रेफरेंसेस के साथ है। और इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि एक भी चीज वैसी ना हो जो फैक्चुअली रॉन्ग हो। तो इस चीज पर आपने बहुत काम किया है वहां। थैंक यू। ये सच है। हमारा पहले से, पहला दिन से मैंने हमारा यही डिसीजन था कि हम इस प्लेटफॉर्म को एक सेमी एकेडमिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इट इज नॉट ए न्यूज़पेपर, इट इज नॉट ए न्यूज वेबसाइट जहाँ पे कुछ हो गया तो इमीडिएटली रेस्पॉन्स देना चाहिए, तो 4 पैराग्राफ लिख के रेस्पॉन्स। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करते थे हम। उसके लिए बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स थे। तो हमारा फोकस यही था कि जो भी लिखे वो फैक्चुअल लिखे, वेल रिसर्च लिखे, और एक एकेडमिक तरीके से लिखे जिससे कि कोई भी चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई भी चाहे उस पे और बिल्डअप कर सकता है रिसर्च। तो सारे आर्टिकल सेमी एकेडमिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
वो एकेडमिक जैरगन्स नहीं रहती थी। और वो आप कुछ एकेडमिक लोगों को पढ़ोगे तो आपको 10 बार पढ़ने पर भी चीजें समझ में नहीं आता। आम तो जनता को समझ में आए उस भाषा में थे। हाँ, हाँ। सो आम जनता को समझ में आए ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन ये एकेडमिक जैसा ये एक एग्जॉस्टिव रहे, वेल रिसर्च रहे, वेल रेफरेंस्ड रहे, कोई भी क्लेम लूज क्लेम नहीं हो, हर चीज एक बैक्ड अप क्लेम रहे। तो एक रिपोर्ट्स में भी ऐसे ही हमने अडॉप्ट किया। ये फिलोसफी पे लिख रहे, पॉलिटिक्स पे लिख रहे, सिविलाइजेशन पे, लॉन्ग टर्म विजन इश्यूज पे लिख रहे, सब में हमने यही चीज अडॉप्ट किया। जी। और अद्वैता एकेडमी जिसके अंदर आप अभी चीफ क्यूरेटर हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि वो क्या हाँ, प्रोजेक्ट है, क्या हो रहा है उसमें। हाँ, तो मैंने एक्चुअली 2017 से ही अद्वैत एकेडमी से जुड़ गया था। अभी रिसेंटली मैंने अभी फुल टाइम अद्वैत एकेडमी को ही देख रहा हूँ, क्योंकि अभी अद्वैत एकेडमी को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उसमें काफी कुछ काम हो रहा है। तो अभी पहले मैं एक तरीके से पार्ट टाइम देख रहा था, अभी फुल टाइम देख रहा हूँ। तो बेसिकली अद्वैत एकेडमी 2010 में बना था। हमारे श्री हरिकिरण वर्लमानी जी ने बनाया था। इसका प्योर फोकस है, हम एक्चुअली एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। हम आर्टिकल्स वगैरह नहीं पब्लिश करते, एक जमाने में करते थे जब शुरू शुरू में 2010 11 12 में, लेकिन अभी नहीं करते। अभी लास्ट 5-6 साल से हम पूरा वीडियोस पे काम कर रहे हैं। हम वीडियो प्लेटफॉर्म है, हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारा वेबसाइट है। हमारा पर्पस है कि जो वेदांत दर्शन है, जो अद्वैत सिद्धांत है आदि शंकर भगवत्पादा का, उनका जो सिद्धांत है, जो अद्वैत सिद्धांत है उपनिषद का, उसको लोगों तक पहुंचाए। आज हम देखते हैं कि जैसे योगा है, आयुर्वेदा है, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से उसको पूरा हिंदू धर्म से हटा लिया है, उसको डिसमेंटल किया है। यस। वैसे ही हम देखते हैं कि ये ध्यान और फिलॉसफी वगैरह सब कुछ वेस्ट में बुद्धिज्म को, ये बुद्धिज्म है, वो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में करते हैं। जो इवन सनातन धर्म का चीज है उसको भी वो बुद्धिज्म नाम से दे देते हैं। तो हम तो हमारा हरिकिरण जी का विजन ये रहा है कि ये जो डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं उसको रोकने के लिए तरीका है कि हम अद्वैत वेदांत का एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बनाए, जहाँ पे ऑथेंटिक टीचर्स को हम स्पेस दे, जिससे कि उनका टीचिंग्स लोगों तक पहुंच जाए। तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी करेंटली लगभग 60-70 जो अद्वैत के टीचर्स है, गुरु गुरु हैं। लोग हैं, वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और 100 से ज्यादा लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एंड हमने लास्ट इतना सालों में लगभग 12-13 हजार से ज्यादा वीडियोस पब्लिश किया है। हमारा लगभग सिर्फ संस्कृत सिखाने के लिए 1,500 से ज्यादा वीडियोस हमने पब्लिश किया है, जिस संस्कृत सिखाने के लिए। तो अगर किसी को संस्कृत सीखना है, वो हमारे चैनल आ सकते हैं। वहां पे डॉक्टर नरसिंह राव का पूरा लगभग 1500 वीडियोस है। पहला वीडियो से एंड तक एक एक करके देख सकते हैं। वो बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल है। हमको लिखेंगे तो हम उसका कॉस्ट वगैरह कैसे भेजा जाएगा, सब हम डिटेल्स देंगे, वो खरीद सकते हैं हमसे। सो हम ये चीज पूरा लोगों तक फ्रीली अवेलेबल करवा रहे हैं। हमारा सारा वीडियोस फ्रीली अवेलेबल है, सब कुछ फ्री है, हमारा कुछ भी ये नहीं है। एंड हम बहुत सारे टीचर्स को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, उनको लैपटॉप देने की तरफ से, या वेबकैम देने के, इंटरनेट कनेक्शन, या कुछ भी उनको जरूरत है टीच करने के लिए, ये से हम सपोर्ट देते हैं। तो हमने उपनिषद पे, गीता पे, ब्रह्मसूत्र पे, प्रकरण ग्रंथ जो शंकराचार्य ने लिखा है, जो दूसरे दूसरे आचार्यों ने लिखा है, सब हमने बहुत सारे चीज कवर करने की कोशिश किया है, और अभी बहुत सारा चीज कवर करना बाकी है। तो हम इतना साल में ये रिकॉर्डिंग चीजें ज्यादा करते थे। अभी इस साल से हमने लाइव प्रोग्रामिंग चालू किया है। एक तरीके से जो कोविड हुआ, कोविड का एक पॉजिटिव असर बोल सकते हैं, वो ये रहा कि हम लाइव प्रोग्रामिंग चालू किया। इस साल जब अप्रैल मई में आदि शंकराचार्य जी का जयंती था, शंकर जयंती था, तब हमने एक महीने का एक फेस्टिवल बनाया, वननेस फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ वननेस बोल के।
जब ये पूरा एक महीना एवरीडे सुबह शाम हम अलग अलग टीचर्स को इनवाइट किया, शंकराचार्य जी के बारे में, अद्वैत के बारे में बात करने के लिए। सुबह 2 सेशंस होती थी, शाम को 2 सेशंस होती थी। तो पूरा एक महीने में हम लगभग 120 लोग, जो टीचर्स है, आचार्य है, सन्यासी है, स्वामी लोग है, एज वेल एज म्यूजिशियंस, डांसर्स, इन सबका प्रोग्राम सब ऑनलाइन किया हम। तो उसके बाद से अभी हम रेगुलरली ऑनलाइन इवेंट्स करते हैं। एवरी वीकेंड 2 टाइप ऑफ इवेंट्स करते हैं वीकेंड्स में। एक है वीकेंड विद विजडम बोल के, जहाँ पे टीचर्स को बुला के सैटरडे और संडे वो 2-2 घंटा एक एक विषय पे इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं। और वीकेंड कॉन्वर्जेशंस बोल के, जैसा अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं वैसे मैं भी इंटरव्यू करता हूँ। अलग अलग लोग जो कॉमन लोग है मेरे और तुम्हारे जैसा, जो जिनके लाइफ में अद्वैत वेदांत का कुछ महत्व हो, कुछ इन्फ्लुएंस किया हो, उनका थॉट प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस किया है, उनका जिस लाइफ जर्नी पे डिस्कस करने के लिए बुलाता हूँ। तो ये चीज है। इंडिया फैक्ट्स में एक तरीके से पॉलिटिकल और सिविलाइजेशनल इश्यूज पे काम हो रहा था। अभी अद्वैत एकेडमी में मोर ऑफ ए फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल। एंड स्पिरिचुअल पे काम हो रहा है, लेकिन दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यस। हमारे जो सनातन धर्म को कोर है, वो हमारा जो दार्शन और शास्त्र परंपरा है वो है। और इस शास्त्र परंपरा हम खो दिया तो बाकी सारा पॉलिटिकल फाइट जो हम कर रहे हैं वो यूजलेस हो जाएगा। अभी कल को हम जो ये सिविलाइजेशन वॉर चल रही है, हम जीत भी जाए, हिंदू समाज जीत भी जाए, लेकिन हम अपना शास्त्र परंपरा पूरा खो दिया, तो तब उस जीत के भी हम हार जाएंगे कि उस जीत को कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अभी एक तरीके से मैं प्रोटेक्शन स्कीम से फील्ड से मैं एक प्रिजर्वेशन फील्ड में आ गया हूँ, एज फार एज माय वर्क इज कंसर्न्ड। दैट इज मच नीडेड, क्योंकि बहुत कम लोग वो कर रहे हैं असल में। तो इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके एक तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह से आप और समाज में ये सारे विचार फैलाने के लिए काम करने वाले हैं। अदर देन दैट आपकी और बुक्स के बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि और बुक्स में क्या क्या है, किस तरह से आपने लिखी हाँ, थी। तो अभी तक मैंने 5 बुक्स मेरा पब्लिश हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल एक बुक लेके आ जाओ, बड़ा या छोटा। लेकिन अब 5 लेके आया हूँ। सबसे पहला पुस्तक था, आई थिंक 2015-16 में शायद पब्लिश हुआ था, म्यूजिंग्स ऑन हिंदुइज्म बोल के। वो बेसिकली वो इतना था कि मैंने 2008 से 2012-13 के बीच में जो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, उसका एक एंथोलॉजी था, संकलन था। अलग अलग थीम्स में डिवाइड किया था, हिंदू फिलोसफी, वेदांता, हिंदू सोसाइटी, हिंदू पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ 50-55 आर्टिकल्स का कलेक्शन था। उसमें मेरा कुछ ट्रांसलेशन वर्क वगैरह भी था। वो काफी कुछ उसका रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन वो मेरा पहला बुक था। उसके बाद बड़ा बुक तो यही मेंस्ट्रुएशन अक्रॉस कल्चर्स थी। लेकिन बीच में जो छोटे छोटे बुक लेके आए, जो मैंने खुद पब्लिश किया, सेल्फ पब्लिश किया हूँ नोशन प्रेस से, चंडिका बोल के, चंडिका है वेदांतिक पर्सपेक्टिव, और दूसरा है श्री दक्षिणामूर्ति, ईश्वरा गुरु एंड आत्मा। ये दोनों एक हमारे देवताओं के बारे में। चंडिका जो है, जो दुर्गा सप्तशती में जिसकी पूजा करते हैं, जो चंडी देवी है, उनके बारे में है कि वो कौन है। एंड स्पेशली जो दुर्गा सप्तशती में हम पढ़ते हैं, जो देवी का अलग अलग असुरों का वध करने का, वो वध तो सच है, लेकिन उस वध के जो वो जो प्रोसेस है, वो मैक्रोकॉस्म में, यूनिवर्स में तो होता है, हुआ है और होता रहेगा, बट हमारे अंदर भी होता है। वो हमारा एक स्पिरिचुअल, जब आध्यात्म में हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारे अंदर भी वो प्रोसेस होता है। तो जब हम अंदर की बात करते हैं माइक्रोकॉस्म में, वो क्या है, तो एक वेदांत दर्शन को बेस रख के एक इंटरप्रिटेशन मैंने दिया कि देवी का अलग अलग रूप को हमारे वेदांतिक कौन सा प्रोसेस से कनेक्ट कर सकते हैं, और उनका जो कौन सा असुरों को जो संहार किया है, उस असुर का क्या रिप्रेजेंटेटिव है हमारा अंदर में, हमारा अंदर में उस असुर का इक्विवेलेंट क्या है। जैसे महिषासुर है, वो हमारे
हमारे अंदर ईगो वगैरह को बहुत रिप्रेजेंट करता है। महिषासुर हमारे अंदर का डलनेस, तामस और लेथर्जी, ऐसा बहुत सारे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, तो वो उस बुक में है। और श्री दक्षिणामूर्ति पुस्तक में बेसिकली पहले लिखा था, एज ए ऐसे लिखा था वो गुरु पूर्णिमा में, हमारे पूरा गुरु परंपरा के लिए एज ए डेडिकेशन लिखा था। दक्षिणामूर्ति शिव जी का एक रूप है, वो गुरु स्वरूप है। स्पेशली वेदांत ट्रेडिशन में शिव जी को दक्षिणामूर्ति जैसे ही पूजा किया जाता है। और शंकराचार्य ने एक दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम भी लिखा है। वो बेसिकली वो दक्षिणामूर्ति कौन है, उस फ्रेज, उस शब्द का अर्थ क्या है, और वो कौन है, वो कैसे वो ईश्वर भी है, वो कैसे एक गुरु भी है, और वो कैसे हमारा हम सबका आत्म है, हमारा आत्म स्वरूप है। तो इस बारे में वो एक है, छोटा बुक है। जी। इसके अलावा लास्ट ईयर मैंने सामान्य धर्म पब्लिश किया था। वो भी एक छोटा बुक है, लेकिन वो मैंने सुब्बू पब्लिशर से पब्लिश किया। वो एक 2 घंटे में पढ़ने वाला बुक है, 2-3 घंटे में ज्यादा। लेकिन उसमें जो चीजें है वो एक तरीके से एक हैंडी बुक है कि जब लोग पूछते हैं आपका सनातन धर्म का कोर प्रिंसिपल्स क्या है, हमारा धर्म इतना डाइवर्स है कि वो कोर प्रिंसिपल्स कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस कोर का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है सामान्य धर्म। धर्म हमारे सनातन धर्म का कोर प्रिंसिपल है। सनातन धर्म नाम में ही धर्म है ना, तो उस धर्म के 2 पहलू सबसे इम्पोर्टेंट है। एक है सामान्य धर्म, एक है विशेष धर्म। सामान्य धर्म ऐसा प्रिंसिपल है जो सबके लिए अप्लीकेबल है, पूरा विश्व के लिए, सबके लिए, हमेशा के लिए अप्लीकेबल है। उसमें जेंडर, रेशियलनेस, नेशनैलिटी, एथनिसिटी सब कुछ भी मायने नहीं रखता। तो सामान्य धर्म क्या है? वो अहिंसा, सत्यम, आस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह में से मनुस्मृति में बोलते हैं। ये सब चीज के बारे में एक पूरा हमारे अलग अलग महाभारत में कौन सा प्रिंसिपल को सामान्य धर्म बोला है, मनुष्य धर्मशास्त्र में किसको बोला है, वेद में किसको बोला है, और उसको क्यों जानना चाहिए, और जान के आज का क्या फायदा है, आज हम सोशल इश्यूज को उससे कैसे टैकल कर सकते हैं, और हमारे आध्यात्म प्रोग्रेस उससे कैसे हो सकता है, इसके बारे में लिखा हूँ। बहुत छोटा है। अभी दूसरा पुस्तक लिखना है, कब लिखूंगा कुछ पता नहीं, विशेष धर्म बोल के, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। सामान्य धर्म हो गया तो विशेष धर्म लेना है ना, तो वो एक फ्यूचर में लेने के आने का वो एक है। और फ्यूचर में लेके आने का और भी प्रोजेक्ट्स है। अभी मेरा नेक्स्ट पुस्तक जो है वो ईशावासी उपनिषद पे मेरा एक इंग्लिश में लिखा हुआ भाष्य है। यूजुअली भाष्य संस्कृत में ही लिखते हैं, हिंदी में भी कुछ लोग लिखते हैं। मैंने इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, और इंग्लिश के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये लिखा है। ईशावास्य उपनिषद पे एक इंग्लिश भाष्य सुब्बू पब्लिशर्स लेके आ रहे हैं। इसी वर्ष दीपावली में आना था, लेकिन कुछ डिलेस के कारण अभी तक आया नहीं है। अभी टारगेट है कि जनवरी में, संक्रांति में आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। संक्रांति भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। जब आएगा आएगा। उसमें बेसिकली ईशा उपनिषद जो है, उपनिषदों में बहुत प्रमुख उपनिषद है। उपनिषद बहुत सारे हैं, 108 बोलते हैं। उसमें 10-12 उपनिषद सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसपे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। उसमें सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो छोटा उपनिषद है वो ईशा उपनिषद है। और ये सबसे दूसरे उपनिषद से अलग है, क्योंकि ये संहिता पोर्शन में आते हैं, और ये सिर्फ आत्मविद्या की बात नहीं करते, ये हम सबकी बात करते हैं कि जो इस गृहस्थ आश्रम में है, जो इस हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये बहुत एक पूरा वेदांत और इवन पूरा सनातन धर्म का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, एक बर्ड्स आई व्यू जो बोलते हैं ना, वो देता है। इसलिए मैंने ये उपनिषद को लिया, और उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक में श्लोक बाय श्लोक, वर्ड बाय वर्ड, मंत्र बाय मंत्र, वर्ड बाय पदा मैंने कमेंट्री लिखा है। लेकिन सेकंड पार्ट में मैंने
उस पूरा उपनिषद को ओवरऑल फिलॉसफी क्या है, उसको कैसे समझना चाहिए, एक व्याख्या जैसा, एक एक्सप्लेनेशन जैसा लिखा है। ये आएगा अभी। जी। एंड इसी विजयदशमी में मैंने मनु धर्मशास्त्र या मनुस्मृति पे एक इंग्लिश में अगेन भाष्य लिखने की शुरुआत किया है। अभी ये खत्म होने में काफी साल लगेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन वर्क नहीं है, भाष्य वर्क है। तो अगर मैं इस जन्म में पूरा कर पाऊंगा तो मेरा फुलफिलमेंट हो जाएगा, क्योंकि मनु धर्मशास्त्र में 2685 कुछ वर्सेस है, तो 2685 बहुत ज्यादा होता है। मुझे ईशोपनिषद का भाष्य लिखने में 7 साल लग गए, तो अभी मनुस्मृति का लिखने में बहुत समय लगेगा। लेकिन जितना भी होगा होगा। अभी इस विजयदशमी में विजय की कामना से इसको लिखा, क्योंकि मनुस्मृति मनु धर्मशास्त्र को बहुत लोग, मोस्ट लोग पढ़ते नहीं है। पढ़े भी होंगे तो वो क्या करते हैं, ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं या ऑनलाइन जो अलग अलग वेबसाइट्स में जो कोटेशंस देते हैं उसको पढ़ते हैं। इवन इफ अगर प्रॉपरली पढ़ते हैं, वो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम आज के नजरिए से उसको पढ़ते हैं, आज के हमारा जो प्री कंसीव्ड बायसेस है उससे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन हम कोई चीज को बायस से अप्रोच करेंगे तो वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं वो चीज हमको समझ में नहीं आए। जब तक हम उसको सही से वो क्या बोल रहा है इसको समझने के लिए नहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो समझ में नहीं आए। तो जब समझ में आ गए उसके बाद हम उसको कैसे आज के लिए अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है, वो अलग इश्यू हो गया। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो समझना जरूरी है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरुआत किया है। अब ये काफी साल चलता रहेगा। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स है जो ऑन गोइंग है। एक वेदांता फॉर चिल्ड्रन बोल के, टीनेज बच्चों के लिए वेदांत का वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेदांत को एक सिंपल तरीके से समझाने के लिए कोई पुस्तक नहीं है वेदांत को समझाने के लिए। हाँ, नहीं तो है। वो एक लिखना चालू किया हूँ। और एक पुस्तक है जो मैं अपने पत्नी प्रत्याशा के साथ लिख रहा हूँ, विमेन एग्जाम्पलर्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बोल के, जो हिंदू ट्रेडिशन से ऐसा स्त्रियां जिनका जो हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज को, हमारे स्त्री धर्म जैसे वैल्यूज को अपहोल्ड करती है। वो आजकल आजकल क्या हो गया है, आजकल हम हमारे बच्चों को एक आइडल्स सिखाते हैं। कौन आइडल? ऐश्वर्या राय आइडल होती है या से आइडल होती है। हमारे धर्म को अपहोल्ड करने वाला आइडल्स ऐसा नहीं कि नहीं है, उसकी अज्ञान है। वो बहुत सारे लोग हैं। इवन हमारे फैमिलीज में बहुत सारे लोग हैं। मैं बोल सकता हूँ, मैं एक संकेती बोल के कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। हमारा कम्युनिटी में का हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो था एक स्त्री के वजह से हुआ, जिसका नाम था नाचारम्मा। हम लोग एक्चुअली में एक तमिलनाडु में एक संकोटा बोल के गांव में रहते थे। वहां पे एक बार ऐसा हुआ कि उस नाचारम्मा स्त्री को कुछ उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को करेक्ट कर दिया जब वो कुछ वेद को गलत बोल रहे थे। तो उन्होंने इनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, इंसल्ट करने की। तो तब इन्होंने डिसाइड किया कि वो उस गांव को छोड़ेगी और उस जगह को छोड़ के वो जा रही है। तो जब वो गई तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे गांव के लोग उनके पीछे गए। वो एक्चुअली उस गांव का शाप देके चली गए। तो उनके पीछे कई सारे लोग आए, वो सब हम लोग कर्नाटक में आके बस गए। ये 1000 साल पहले की बात है। तो हम लोग उस धार्मिक स्त्री को फॉलोअर से, उस धार्मिक स्त्री के पीछे पीछे माइग्रेट करके हम कर्नाटक में आए। तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे हिंदू धर्म में जो एग्जाम्पलर्स है, जिनको हम लुकअप कर सकते, जिनको हम बच्चों को पढ़ा सकते, देखो ऐसे बनो। लेकिन हम उनके बारे में जानते ही नहीं है, लोग उनके बारे में जानते नहीं। तो हिस्ट्री में भी ये नहीं। स्कूल में तो पढ़ाते ही नहीं है, तो स्कूल को तो छोड़ ही दो। तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स है जो ऑन गोइंग है, जो आगे चल के नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जिसका कंप्लीट होगा।
कंप्लीट होगा। तो बेस्ट विशेस फॉर योर ऑल प्रोजेक्ट्स इन द फ्यूचर नितिन जी। एंड लास्ट में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं काफी सारे जो लिखना चाहते हैं, जिनको मतलब राजीव मल्होत्रा जी की भाषा में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल क्षत्रियास, जो मतलब बुद्धि के द्वारा उन तर्कों के जवाब दे रहे हैं जो हमारे धर्म पर उठाए जा रहे हैं सवाल, और ये तो उन लोगों के लिए आपकी कोई सलाह कि उन्हें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए न्यू यंग राइटर्स के लिए? मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि क्षत्रिय बनने से पहले ब्राह्मण बनने का जरूरत है, इन द सेंस कि कुछ भी लिखने से पहले हमारे लिखने का पर्पस, वो सब्जेक्ट को सबसे पहले सही से समझना हमारा पर्पस होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझे कुछ रैंडम कोट दे देते हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा। देखो ये वो कोई मैंने कहीं पढ़ा कि मनु धर्मशास्त्र में या उपनिषद में, गीता में ऐसा लिखा है, तुम इसको क्या जवाब दो? हाउ कैन आई काउंटर देम? वो देखो हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहे, ये लिखा, हाउ कैन आई काउंटर? तुम समझ रहे हो ना, ये अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि उनको हमारे धर्म पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उनको उस लेफ्टिस्ट हो या कोई भी हो जो कुछ बोल रहा है उसको काउंटर करने में। काउंटर ये करने एक नेगेटिव अप्रोच है। हाँ, जो मैं बोलता हूँ ये नेगेटिव अप्रोच है, क्योंकि इससे तुम खुद सीख नहीं रहे हो कुछ। एंड तुम जब तक सीखोगे नहीं, तुम दूसरे को क्या सिखाओगे? ये लोग क्रॉस इसलिए मैं बोला, सच में वो लिखा भी है या नहीं, ये काउंटर। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं बोला क्षत्रिय बनने से पहले ब्राह्मण बनना जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण का काम अध्ययन और अध्यापन है, सीखना और सिखाना। तुम खुद सीख नहीं रहे, तुम्हारे अंदर वो इच्छा ही नहीं है। तुमको ये नहीं, तुमको तुम्हारी इच्छा ये नहीं कि गीता में क्या लिखा है या उपनिषद में क्या लिखा है या मनु धर्मशास्त्र में क्या लिखा है या कोई भी टेक्स्ट में क्या लिखा है, रामायण महाभारत, वो पहले समझे, पहले पढ़ाई कर, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है भाई। तुमको वो इच्छा नहीं है, तुमको सिर्फ इतना इच्छा है कि वो जो सामने जिससे तुम्हारा डिबेट हो रही है उसको मुंह बंद कर। ये नेगेटिव अप्रोच है। वो करना जरूरी है, जैसे अभी देखो, लेकिन ये करने का तरीका क्या है? तुम सामने वाले को सही मायने में एक रिबटल देने के लिए पहले तुमको अपना कॉन्सेप्ट में बेसिस पक्का होना चाहिए ना। नहीं तो तुम एक चीज बोलोगे, वो दूसरा चीज पकड़ाएगा तुमको, और तुम वापस दौड़ के आओगे, इसका क्या था? ये नहीं होता ना। तो तुमको, किसी को भी मैं बोल रहा हूँ, मेरा ऑनेस्ट जेन्युइन सजेशन है कि आप सबसे पहले हमारा धर्म को समझने के लिए पढ़ना चालू करो। पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारे धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा है, वो उसका बहुत सारा जो डाउट्स है वो तुमको खुद तो आए जब तुम पढ़ना चालू करो। क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारा डाउट्स आती है। लेकिन जब तुम अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए कोशिश करोगे, एंड धीरे से, एक दिन में डाउट्स क्लियर नहीं होता। आज भी मैं कोई उपनिषद में या मनु धर्मशास्त्र में कोई श्लोक पढ़ता रहता हूँ, 10 बार पढ़ने के बाद भी हाँ ठीक है लगता है, लेकिन कुछ महीना छोड़ के वापस पढ़ता हूँ तो कुछ अलग, अलग एक मीनिंग आता है। हाँ, एक घंटी बजती है बोलते हैं ना, ऐसे इनसाइट फ्लो होता है। ये शास्त्र के साथ ये हमेशा ऐसा होता है। इनफैक्ट शास्त्र प्रमाण को, क्या शास्त्र प्रमाण का नेचर ही ऐसा है कि वो पद को, वर्ड्स को जस्ट सुनने से, पढ़ने से नहीं होता। उसका अर्थ जब तक तुम इंटीरियराइज नहीं करोगे, वो पूरा तरीके से सबको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा यही है कि आप कोई भी इश्यू, आप हिस्ट्री पे बात करना चाहते हो, फिलोसफी के बात करना चाहते हो, रामायण के बारे में, अभी देखो लेफ्टिस्ट लेफ्टिस्ट कहाँ, वो क्यों उनका चलती है। इवन जो सबसे खराब से खराब स्कॉलर बोल सकते, जो हमारा धर्म के बारे में गलत से गलत लिखते, वो भी जो वो चीज बोल रही है उसके बारे में पढ़ के बोलती है। उनका अंडरस्टैंडिंग कितना भी खराब रहा हो, या वो बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से चेरी पिक करके कोट करके बोल रहे हो, या उनका बोलने में बहुत सारा एजेंडा हो, उस एजेंडा को समझने के लिए, उस उनका नैरेटिव को समझने के लिए भी हमको एक्चुअली हमारा चीज सही से पढ़ के समझना जरूरी है। वो नहीं है तो तुम कोई भी चीजें लिखोगे तो वो रेटोरिक रहेगा, एक एग्जॉस्टिव ये नहीं रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे नए ऑथर्स को, उनका एडवाइस है, समझो कैसे भी आप समझो,
वो ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लो, उस सब्जेक्ट के साथ बहुत टाइम बिताओ। जरूरी नहीं है कि आज आपने सब्जेक्ट लिया और कल एक आर्टिकल छपवा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप उस पे लगाओ, उस पे पढ़ाई करो, मेहनत करो, उसको रिफ्लेक्ट करो, बाद में लिखो। इससे क्या है, आप साल में 20-25 आर्टिकल के जगह 2-3 आर्टिकल लिखेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो 2-3 इतना डासू होना चाहिए, इतना पक्का होना चाहिए, इतना एग्जॉस्टिव होना चाहिए कि उसको कोई भी रेफ्यूट नहीं कर पाए। उसमें ज्यादा से ज्यादा वो आपसे डिसएग्री कर सकता है। आजकल तो अग्री डिसएग्री फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं होता, आजकल जस्ट ओपिनियन के बेसिस पे होता है। लेकिन आपको वो गलत नहीं बोल पाए, और वो जरूरी है। वो उस टाइप से एग्जॉस्टिवली करने का ज्यादा से ज्यादा लोग करे, ये मेरी इच्छा है एंड मेरा यही सलाह है। एक्चुअली इंडिया में ये परंपरा भी, शास्त्र परंपरा भी वैसी ही थी कि लोग आपस में डिबेट करके, डिस्कस करके और उस आंसर तक पहुंचते थे और उसके बाद उसको सच माना जाता था। और उसको भी बाद में यदि कोई क्वेश्चन करता था तो उसके बारे में भी डिबेट होता था। ये नहीं कि पर्टिकुलर एजेंडा लेकर कोई ने कुछ रखा और एक व्यक्ति सिर्फ उसको हराने के लिए डिबेट करने लगा, तो वो अननेसेसरी चलता गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, हम लोगों को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम लोग आशा करेंगे कि आपकी आगे वाली बुक्स भी जल्दी आए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे। और आपके लेक्चर्स जो देश भर में होते रहते हैं, उससे भी काफी कुछ यूथ को, यंगस्टर्स को सीखने को मिलता है। तो मैं सभी यंगस्टर्स से भी अपील करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो सभी के सभी लोग नितिन जी की सभी बुक्स को जरूर पढ़ें। और नितिन श्रीधर आप नाम सर्च करेंगे तो आपको अमेजन पर उनकी सारी बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा ये मेरे पास कुछ बुक्स है फोटो इंस्पिरेशन अक्रॉस कल्चर, सामान्य धर्म, सामान्य धर्म। ये वो बुक्स हैं जिनको आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। और काफी सारा नॉलेज इनके अंदर है। और जो यदि आप लिखना चाहें तो वो जो उन्होंने अभी एडवाइस दी है उसको जरूर फॉलो करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और वीडियो हम आप लोगों के लिए बना सकें। धन्यवाद। धन्यवाद शुभम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।